अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 एस्टिमेशन। ठीक, एस्टिमेशन है क्या? एस्टिमेशन मीन अंदाज़ा, किस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है हमने। अब देखें, सैम्पलिंग में हमने सीखा कि हमने सैंपल किस किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं। हमने कहा ये हमारी मर्जी नहीं होगी, सम टाइम ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से सिस्टम से सैम्पलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। ठीक, जब हमने सैम्पलिंग कर ली, जब हमने सैंपल ले लिए, अब हमारी एस्टिमेशन शुरू हो जाएगी। हम किसको एस्टिमेट करना चाहते हैं, हम किसके बारे में जानना चाहते हैं। हमने कहा सैंपल लिया क्यों, सैंपल लेने का पर्पस क्या था, व्हाट्स द पर्पस टू ऑब्टेन सैंपल। हमने कहा हमारा मकसद ये था कि हम पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन कर पाएँ कि पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअल उसकी मायने क्या है, उसका एवरेज क्या है, या पॉपुलेशन हमसे क्या कहना चाह रही है। सैंपल हमने इसलिए लिया ताकि हम पॉपुलेशन के बारे में जान सकें। हमने अपना ब्लड सैंपल लिया, उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया, हम जानना चाहते हैं हमारे पूरे ब्लड में कोई मसला तो नहीं है। तो सैंपल लेते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन होता है वो किसके ऊपर होता है, अननोन पॉपुलेशन के ऊपर। तो हम किसको एस्टिमेट करने जा रहे हैं, हम अननोन पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने जा रहे हैं। मान लें कि मेरा जो सैंपल आया उसका आंसर आया 12.5। तो अब मैंने ये सैंपल का आंसर आया 12.5, तो मैंने देखना कि पॉपुलेशन कहाँ तक होगा। ठीक है, अब उस पॉपुलेशन की वैल्यू को असाइन करने का नाम एस्टिमेशन है। तो मैंने कहा सैंपल तो 12.5 आया, हो सकता है जो मेरा पॉपुलेशन हो वो 12 से लेके 13 के दरमियान, या 12 से लेके 14 के दरमियान कहीं कहीं हो सकता है, या 12 या 13 के दरमियान कहीं भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पॉपुलेशन के लिए एक क्या कर दूंगा, इंटरवल सेट कर दूंगा। तो मैंने कहा सैंपल तो कंफर्म है 12.5 आ रहा है, तो पॉपुलेशन कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक रेंज बता देता हूँ, इस रेंज के दरमियान मुझे उम्मीद है कि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं फॉल कर देगा। तो अब इसके बारे में हम सीखते हैं कि व्हाट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन है क्या? कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। कहता है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, और आपको पता है पॉपुलेशन पैरामीटर आपका ये म्यू होता है। कहता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो कि अननोन होता है उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करने के प्रोसेस को एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि पॉपुलेशन मीन को जो हम जानना चाहते हैं, इसको जानने के प्रोसेस को एस्टिमेशन कहते हैं। हमने किसको एस्टिमेट करना है, हमने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना है। ठीक, फॉर एग्जांपल वी कैन एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। अगर हम पॉपुलेशन मीन को जानना चाहते हैं, यानी कि म्यू को जानना चाहते हैं, या पॉपुलेशन वेरिएंस को जानना चाहते हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन मीन के लिए सैंपल मीन यूज कर लेंगे और इस पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए सैंपल वेरिएंस यूज कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट वो कह रहा है कि एस्टिमेट क्या है और एस्टिमेटर क्या है। देखें, मान लें कि हमने सैंपल मीन फाइंड करना है, तो सैंपल मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सैंपल मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n होता है। ऐसे ये जो समेशन x ओवर n है, मान लें इसमें जो समेशन x है वो 15 है और n आपके पास 3 है, तो सैंपल मीन कितना आया, ये 5 आया। कहता है कि जो आपने मीन सैंपल मीन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला जो यूज किया, इस फॉर्मूले को कहते हैं एस्टिमेटर। ये हमारा एस्टिमेटर है कि जिसने एस्टिमेशन में हेल्प की। और ये जो हमारा आंसर है ना 5, इस 5 को कहते हैं कि ये एस्टिमेट है। ये 5 ये एस्टिमेट करेगी कि हमारा पॉपुलेशन मीन कहाँ तक है। बात समझ लगी? जो हमने अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया, द फॉर्मूला इज सेड टू बी एस्टिमेटर एंड द आंसर ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड एस्टिमेट। बात समझ लगी? और एस्टिमेशन क्या है? ये प्रोसेस है अननोन पॉपुलेशन की वैल्यू को जानने का। क्लियर हो गया? होप सो आपको एस्टिमेशन भी क्लियर हो गया, एस्टिमेट और एस्टिमेटर भी क्लियर हो गया। ठीक है, हमने कहा हमने अंदाजा लगाना है, एस्टिमेट करना है
तो एस्टिमेट करने का तरीका तो बताओ, किस किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमने कहा आपको दो तरीके सिखाते हैं जिस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड द सेकंड मेथड इज इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन के साथ एक लफ्ज लिख रहा हूं, इजी। ये इजी है। पॉइंट एस्टिमेशन ये है, मैं मेरे समझाए बगैर आपको ये पता होगा, मतलब मैं समझाऊंगा भी नहीं, हल्का सा आपको गाइड करूंगा। आप कहेंगे लो सर ये तो आता ही हमें, ये तो कोई मसला ही नहीं है। हमारा मेन फोकस होगा, जो मेन फोकस होगा वो इंटरवल एस्टिमेशन के ऊपर होगा, जो हमने सीखना है एक्चुअल इंटरवल एस्टिमेशन है, ठीक है। अब ये पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। कहता है ये अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट का प्रोसेस का नाम है एज अ सिंगल वैल्यू। बस ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। कहता है हमने अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, किससे? सिंगल वैल्यू की मदद से, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। किस बेस के ऊपर? उसने कहा सैंपल ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो ये कमाल की बात अब मैं आपको बताने वाला हूं पॉइंट एस्टिमेशन के हवाले से। उसने कहा जब हम पॉइंट एस्टिमेट करेंगे, जब हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करेंगे थ्रू पॉइंट एस्टिमेशन, तो कहता सिंगल वैल्यू को यूज करना है। वो सिंगल वैल्यू कौन सी होगी? वो किसके ऊपर बेस करेगी? सैंपल ऑब्जर्वेशन का। मतलब क्या? जो सैंपल का आंसर होगा वही पॉपुलेशन का आंसर होगा। कितनी आसान बात। फॉर एग्जांपल आपने सैंपल मीन कैलकुलेट किया, आपका सैंपल मीन क्या आया? 10। जो सैंपल मीन आएगा आप कहेंगे क्योंकि मैंने आंसर देना है सिंगल वैल्यू में, और सिंगल वैल्यू सैंपल की क्या है? 10। जो सैंपल की वैल्यू होगी वही पॉपुलेशन की वैल्यू होगी। तो अगर सैंपल मीन 10 है, देन द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन मीन का जो पॉइंट एस्टिमेशन होगा वो कहेगा भाई पॉपुलेशन मीन भी 10 है। समझाई? अगर सैंपल वेरिएंस आंसर आया 5.2, तो पॉइंट एस्टिमेशन कहेगा, पॉइंट एस्टिमेशन के तहत जो वेरिएंस है वो भी 5.2 आएगा। मीन टू से इन पॉइंट एस्टिमेशन जो सैंपल मीन होगा वो हमेशा इक्वल होगा पॉपुलेशन मीन के। ये सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन में होता है, और हमने कहा ये नॉर्मली नहीं होता। ये मैंने आपको सैंपलिंग में बताया था, ये सैंपलिंग में पढ़ाया था, ये सैंपलिंग में आपको बता चुका था कि पॉपुलेशन मीन, ये पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन कभी इक्वल नहीं होते, नेवर भी इक्वल है। ये मैंने आपको सैंपलिंग में बताया था कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन कभी इक्वल नहीं होते। और ये इक्वल क्यों नहीं होते? और इसी का नाम हमने कहा था, ये तो हमारा सैंपलिंग एरर था, यही हमारा सैंपलिंग एरर है। ये कभी इक्वल नहीं होता, नॉर्मली कभी इक्वल होता, लेकिन हाँ पॉइंट एस्टिमेशन एक ऐसा जरिया है जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं जो मेरा सैंपल का आंसर है वही मेरा पॉपुलेशन का आंसर है, ये पॉसिबल कहां होगा? अंडर पॉइंट एस्टिमेशन होगा। इस वजह से अब एक थोड़ा सा पॉइंट एस्टिमेशन को थोड़ा धचका देने लगे हैं। इसलिए हमने कहा कि पॉइंट एस्टिमेशन एक, दुख के साथ लिख रहा हूं, एक रफ एस्टिमेशन होती है, एक्यूरेट नहीं होती है, रिलायबल नहीं होती है। भाई जो सैंपल है वही अगर पॉपुलेशन होना है तो पॉपुलेशन की इटसेल्फ जो है वो तो इंपॉर्टेंस और वैल्यू तो खत्म हो गई। हो सकता है अगर मैंने सैंपल गलत एक्सट्रैक्ट कर लिया तो सारा मेरा गलत पॉपुलेशन आ गया, अच्छा खासे मेरे डिसीजन गलत हो गए। इसलिए हमने कहा पॉइंट एस्टिमेशन एक रफ एस्टिमेशन होती है, ठीक है, और ये रिलायबल नहीं होती। तो ये रफ होती है, नॉट रिलायबल होती है, ये रिलायबल नहीं होती, हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन खैर एस्टिमेशन का एक मेथड है, हमें सीखना है, लेकिन हम इसको नॉर्मली यूज नहीं करते। ये नॉर्मली यूज होने वाला एस्टिमेशन नहीं है। बात समझ लगी आपको? तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन नॉर्मल केस में कभी इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं इक्वल होते? आपको पता है सैंपल में और पॉपुलेशन में डिफरेंस की वजह से सैंपलिंग एरर आ रहा होता है। लेकिन पॉइंट एस्टिमेशन क्या कहता है? कहता है मुझे सिंगल वैल्यू में आंसर देना है। तो सिंगल वैल्यू का आंसर कैसे आएगा? जो सैंपल का आंसर, मान लें अगर सैंपल का मीन का 20 आंसर आया तो पॉइंट एस्टिमेशन कहेगा पॉपुलेशन मीन भी 20 है।
होप सो यू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। दिस इज द पॉइंट एस्टिमेशन। फिर हम कुछ अनबायसनेस पढ़ेंगे। देखें बायसनेस का मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फेयर नहीं है। अनबायसनेस का मतलब है कि फेयरनेस, ट्रू एंड फेयर है, ठीक है, सारी चीजें एक्यूरेटली हैं, हमारा कोई सेल्फ डिसीजन इंपोज नहीं हो रहा। कहता है कि इफ एक्स बार, आपको पता है एक्स बार सैंपल मीन है, इफ सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, कहता है सैंपल मीन तब अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा जब पॉपुलेशन मीन और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इक्वल होंगे। देखें पॉपुलेशन मीन और, अच्छा जब भी कभी एमसीक्यूज आ गया, कभी एमसीक्यूज आ जाए वो ये कहे कि सैंपल मीन क्या पॉपुलेशन मीन के इक्वल, आपने कहना नहीं इक्वल, हमेशा आपने नहीं का लफ्ज यूज करना है, क्योंकि इन जनरल सैंपल मीन नेवर इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होता है। लेकिन हाँ अगर वो कह दे इफ एग्जामिनर गिवन द वर्ड पॉइंट एस्टिमेशन इन द क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर ये कहते कि अंडर पॉइंट एस्टिमेशन क्या सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होता है, हमने कहा हाँ उस सिनेरियो में होता है, ठीक है। तो नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली होता क्या है, पॉपुलेशन मीन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन के इक्वल होता है। ये मीन, ये इक्वालिटी क्यों आ रही है, इक्वालिटी इसलिए आ रही है क्योंकि इनके दरमियान बायसनेस नहीं है, हर एक वैल्यू हर एक चीज को इक्वली रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक। तो बस ये आपने एमसीक्यूज के लिए बातें याद रख लेनी है, इसके ऊपर ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस इसको एज इट इज याद रख लो कि एक्स बार अनबायस्ड तब होगा जब पॉपुलेशन मीन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन के इक्वल होगा, ये बात याद रख लें बस, ठीक है। बस एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बातें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद रख लें, इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च वर्क की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी चाहिए, उसके बाद बस चुपचाप उसके ऊपर ईमान ले आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर आपको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप इसके ऊपर ईमान ले आए, ये एज इट इज है। सेकंड कहते हैं वेरिएंस समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, हमने कहा भाई ये तो चैप्टर 12 वाला वेरिएंस है, ये तो चैप्टर नंबर हमारा 12 वाला वेरिएंस है। कहता है चैप्टर 12 वाला वेरिएंस ये हमारा 22 एस्टिमेटर है ऑफ सिग्मा स्क्वायर। कहता है जो हम सैंपल वेरिएंस फाइंड करते हैं और सैंपल वेरिएंस से जो हम पॉपुलेशन वेरिएंस के ऊपर जो एस्टिमेट करेंगे, कहता है ये 22 एस्टिमेटर है। ये कौन सा 22 एस्टिमेटर, हम जो चैप्टर 12 वाला यूज कर रहे हैं वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 22 है, यानी कि इसका मतलब ये है अगर ये 22 है तो इसका मतलब ये है कि सैंपल वेरिएंस नेवर इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि 22 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये इक्वल ना भी हो तो कोई नहीं, इसको हम इग्नोर कर देंगे, कोई मसला नहीं, नेवर इक्वल कोई मसला नहीं है, नॉर्मली इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड, थर्ड वाला, अक्सर स्टूडेंट जब हम सैंपलिंग के चैप्टर में थे, अक्सर स्टूडेंट मुझसे इस वाले फॉर्मूले में पूछ रहे सर ये n-1 क्या चीज है, ये n-1 वेरिएंस के फॉर्मूले में क्या है। तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई अभी सैंपलिंग में n-1 के बारे में नहीं जानना, क्योंकि ये फॉर्मूला सैंपलिंग में पढ़ा ही नहीं है आपने, क्योंकि अब हम एस्टिमेशन में पहुंच चुके, अब बताऊंगा n-1 क्या है। कहता है कि अगर आपने वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर यूज करना है तो आपने वेरिएंस का फॉर्मूला n-1 वाला यूज करना है। वेरिएंस का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, n-1। तो जो चैप्टर 12 वाला वेरिएंस है, याद रखना ये बायस्ड एस्टिमेटर, बस सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आप बातें याद रखें, इसके ऊपर कोई और कहानियां या कोई और बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई लॉजिक याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। चैप्टर 12 वाला वेरिएंस बायस्ड एस्टिमेटर है और n- वाला अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। अनबायस्ड एस्टिमेटर क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे सैंपलिंग की कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर जो है वो पॉपुलेशन के बहुत करीब आ जाता है, ठीक है जी। मे बी एग्जैक्ट आ जाए, मे बी नियर टू पॉपुलेशन वेरिएंस आ जाए, क्लियर। तो बस ये बात याद रख लें, सैंपल मीन अनबायस्ड तब होगा जब पॉपुलेशन मीन और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इक्वल होंगे। उसके बाद वेरिएंस बायस्ड एस्टिमेटर है किसके, पॉपुलेशन वेरिएंस के। कौन से वाला वेरिएंस, चैप्टर 12 वाला, खाली n वाला। n-1 वाला जो वेरिएंस है वो अनबायस्ड है, बस ये दो बातें याद रखना है, चैप्टर 12 वाला वेरिएंस बायस्ड है, n-1 वाला अनबायस्ड, इसको भी याद कर लें, चैप्टर 12 वाला बायस्ड है, n-1 वाला अनबायस्ड है, ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा जी, ये अनबायस्ड वाला एस्टिमेटर हम
कहाँ यूज करेंगे ये मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये सिर्फ एक जगह पर यूज होता है। ये अनबायस्ड एस्टिमेटर पूरे स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में हमारे एक जगह यूज होगा। वो जगह कौन सी है? जब मैं आपको टी टेस्ट सिखाऊंगा, ये टी टेस्ट क्या, इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। सिर्फ टी टेस्ट में जब टी टेस्ट कैलकुलेट करते वक्त, टी टेस्ट अप्लाई करते वक्त जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है या वेरिएंस की जरूरत पड़ती है, तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम यूज करते हैं वो अनबायस्ड यूज करते हैं। तो टी टेस्ट में जो वेरिएंस यूज करेंगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, वो n-1 वाला यूज करेंगे। वरना हर जगह सवाए टी टेस्ट के हर जगह जब भी वेरिएंस का वर्ड आ जाए, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड आ जाए, हम हमेशा बाइस्ड एस्टिमेटर यूज करते हैं, हमेशा हम बाइस्ड एस्टिमेटर यूज करते हैं, क्योंकि कभी भी सैंपल पॉपुलेशन का इक्वल नहीं होता। हाँ, से टी टेस्ट ऐसा है जिसमें हम n-1 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इंशाल्लाह टी टेस्ट में आपको बताऊंगा। होप सो ये 3 बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब जरा पॉइंट एस्टिमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने आसान क्वेश्चन। अच्छा जी, कहता है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4, कहता है कि हमारे पास एक रैंडम सैंपल है 4, 6, 8 और 14, 4 सैंपल साइज है, इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, जो हमने पॉपुलेशन में से एक्सट्रैक्ट किया। पॉइंट एस्टिमेटेड ऑफ मीन, आपको पता है पॉइंट एस्टिमेटेड ऑफ मीन का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस मीन पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉइंट एस्टिमेटेड ऑफ स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है सिग्मा ओवर √n। आपको पता है स्टैंडर्ड एरर ये मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेटेड ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब होता है सिग्मा ओवर √n। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है हमारे पास? सिग्मा ओवर √n। अब मुझे 3 चीजें चाहिए। मीन, हमने कहा मीन कोई मसला ही नहीं। पॉइंट एस्टिमेशन में भाई जो सैंपल मीन होगा वही पॉपुलेशन मीन होगा, यानी कि ये मीन क्या होगा? जो हमारा सैंपल मीन होगा, और ये वेरिएंस कौन सा होगा? जो सैंपल का वेरिएंस होगा, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा होगा? जो हमारा सैंपल का होगा। हमने कहा तो बड़ा आसान है। और देखो 4 वैल्यूज हैं, इन चारों का मीन कैसे आएगा? कैलकुलेटर यूज करके आप आराम से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यूज करेंगे और यहां से हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें, ठीक है जी, शाबाश। वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ज़रा। 2, 6, 8, 14 कैलकुलेटर में पुट कर लें, ठीक है। कैलकुलेटर पुट कर लें बस, ठीक है। कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। तो मीन क्या आ रहा है आपके पास? मीन आ रहा है 7.5। तो यहाँ पर मीन आ गया हमारे पास 7.5। अब वेरिएंस कौन सा है उसने नहीं बताया, उसने कहा पॉइंट एस्टिमेटेड। पॉइंट एस्टिमेटेड भी जो मीन हो वेरिएंस होगा सिर्फ टी टेस्ट में n-1 वाला। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो हम चैप्टर 12 वाला वेरिएंस फाइंड करते हैं आपने वही वेरिएंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास वेरिएंस नहीं आएगा, सिग्मा आएगा। तो सिग्मा क्या आएगा? 4.33। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेते हैं 4.33। n कितना है? 4। तो 4.33 का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस कितना आ जाएगा? 18.75। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? 18.75। तो देखें ये मेरे पास जो सैंपल वेरिएंस आया वही पॉपुलेशन वेरिएंस है अंडर पॉइंट एस्टिमेटेड। जो सैंपल मीन 7.5 है वही पॉपुलेशन मीन है अंडर पॉइंट एस्टिमेटेड। और स्टैंडर्ड एरर क्या हुआ? सिग्मा ओवर √4। तो आंसर आ गया इसका 4.33 डिवाइड बाय √4 दैट्स 2। तो आंसर आ गया 2.165। तो 2.165 ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया, सिंपल अंडर पॉइंट एस्टिमेटेड। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये तो वही है जैसे हम चैप्टर 12 पढ़े हुए। चैप्टर 12 वाला मीन आ गया, चैप्टर 12 वाला वेरिएंस आ गया। बाय स्टैंडर्ड एरर थोड़ा सा आपके लिए फॉर्मूला सिर्फ डिफरेंट है, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैलकुलेट चैप्टर 12 वाला ही है, ठीक है जी। मेन चीज अब आई है इंटरवल एस्टिमेशन। हमने कहा था कि भाई ये जो पॉइंट एस्टिमेशन है ये एक रफ एस्टिमेशन है, ये एक रफ एस्टिमेशन है, नॉट रिलायबल है।
कभी भी सैंपल पॉपुलेशन मीन के इक्वल नॉर्मली नहीं होता, लेकिन तुम कह रहे हो कि इक्वल होता है क्योंकि तुमने सिंगल वैल्यू के ऊपर हमें क्या करना है, डिसीजन देना होता है। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने सीख लिया, लेकिन तुम पर रिलाई नहीं करेंगे। हाँ, इंटरवल एस्टिमेशन ये बेस्ट एस्टिमेशन होती है, ये बेस्ट एस्टिमेशन होती है, ये रिलायबल होती है, हम इसके ऊपर बिल्कुल रिलाई करते हैं। क्यों? ये हमें रियलिटी और ये हमें एक्यूरेसी के करीब लेके जाता है, ये एक्यूरेट होता है, ये हमें एक्यूरेसी के करीब लेके जाता है, तकरीबन एक्यूरेट होता है, तकरीबन सही होता है। क्यों सही होता है ये? ऐसे इसमें ऐसी क्या बात होती है जिसमें ये सही होता है? मान लें हमारा सैंपल मीन आया, पीछे वाले एग्जांपल से ले लेते हैं, सैंपल मीन आया 7.5, तो सैंपल मीन आया हमारा 7.5, तो ये कहेगा कि पॉपुलेशन मीन क्या है? तो ये कहेगा कि भाई मैं आपको ना सिंगल वैल्यू नहीं बताऊंगा, मैं आपको इंटरवल बताऊंगा। इंटरवल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है इंटरवल का। वो कहेगा कि सैंपल मीन 7.5 है, तो वो ये कहेगा हो सकता है कि आपका जो पॉपुलेशन है वह 7 से 8.5 के दरमियान में है। अब देखें कितना एक्यूरेट है। हो सकता है 7.5 से थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है 7.5 से ये ज्यादा हो जाए, 8.5 या 8 कह ले, ऐसा भी हो सकता है। तो देखें ये बेस्ट होता है, रिलायबल और एक्यूरेट होता है नॉर्मली, ठीक है ना। अब इंटरवल एस्टिमेशन में हमने इंटरवल एस्टिमेट करना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है इंटरवल एस्टिमेशन है क्या, पहले ये सीखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इंटरवल, कहता है सबसे पहले हमने इंटरवल बनाने, ये देखें 7 से लेके 8.5 तक ये इंटरवल बनाना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ये कैसे बनाना है? उसने कहा बेस्ड ऑन सैंपल ऑब्जर्वेशन। कहता है हम भी इंटरवल बनाएंगे लेकिन सैंपल ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्वियस बात है, सैंपल गिवन है उसी के ऊपर तो कैलकुलेशन करेंगे, पॉपुलेशन तो पहले नहीं गिवन मेरे पास, तो जो गिवन है वो क्या है, सैंपल। तो सैंपल के ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरवल बनाएंगे। टू फाइंड, ढूंढने के लिए किसको, अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। कहता है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को ढूंढने के लिए विद अ नोन प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल। कहता है हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन कॉन्फिडेंस लेवल मीन, हमने कहा आपको कितना श्योर है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि 7.5 7 और 8.5 7 और 8.5 के दरमियान आएगा, इसमें हमें कॉन्फिडेंस भी अपना बताओ। तो हम कहेंगे हम 90% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा आंसर 7 और 8.5 के दरमियान में आएगा, हम 95% कॉन्फिडेंट हैं। तो यहां पर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी यूज होगा। जो मोस्ट कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल है वह 90, 95, 98 और 99% कॉन्फिडेंस लेवल है। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल है क्या, ठीक, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल। इस कॉन्फिडेंस लेवल को हम जानेंगे, ये कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है, मान लें कि हमारे फार्मास्यूटिकल शॉप है, हमने एक मेडिसिन इन्वेंट की और हमने ये कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि 90% लोग हमारी मेडिसिन से सही हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ये क्या क्लेम कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी मेडिसिन से लोग सही होंगे। तो दूसरे लफ्जों में मैं एक और बात भी कह रहा हूं कि मैं 10% ऐसा है कि मुझे डर है कि लोग सही मेडिसिन से नहीं होंगे। तो कह सकता हूं ये जो 90% मेरा कॉन्फिडेंट लेवल है और जो 10% रिमेनिंग है ये मेरा रिस्क लेवल है। तो मैंने कहा रिस्क है कि हो सकता है लोग मेरी मेडिसिन यूज करें और ना सही हो। तो देखें, जिस तरह आप अगर शॉप में जाएं और आप एलईडी बल्ब खरीदें तो लिखा होता है 1 ईयर की वारंटी, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि लोग 1 साल तक ये बल्ब यूज कर लेंगे, इंशाल्लाह साल से पहले बल्ब खराब नहीं होता। साथ साथ वो 5% कह रहे होते हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं लेकिन 5% ये रिस्क भी है, हो सकता है साल से पहले बल्ब खराब हो जाए, फ्यूज हो जाए और लोग ये क्लेम करने के लिए हमारे पास आ जाए। तो हर एक कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ रिस्क लेवल होता है। कभी भी कोई बंदा 100% श्योरिटी नहीं देता। जब इंशाल्लाह ताला आपका सी इंटर हो जाएगा और आप इंशाल्लाह ऑडिट फर्म में जाएंगे और जब ऑडिट रिपोर्ट आप बनाएंगे तो ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिट करता है, वो भी कभी 100% एश्योरेंस नहीं देता।
वो भी तकरीबन 90, 95 या 85, 90 के करीब करीब एश्योरेंस देता है। वो भी कहता है कि भाई ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन लिमिटेशन से अबव होती हैं, उसको हम कैसे जज कर पाएं। ठीक है जी, लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, किसी ने कितनी गड़बड़ की है, वो इनवॉइस से कुछ तो कुछ हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक्यूरेटली हम पता नहीं लगा सकते। क्यों? वैसे भी हम सैंपल बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सारी पॉपुलेशन की स्टडी थोड़ी कर रहे हैं। या कभी किसी डॉक्टर ने कहा हो कि भाई आपके मैं लंग्स का ऑपरेशन करने लगा हूं, अगर ये लंग्स का ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि आपका लंग्स का ऑपरेशन कामयाब होगा, अगर ना हुआ तो मैं अपने लंग्स आपको लगा दूंगा। क्या कभी किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है? किसी ने नहीं कहा। क्या कभी किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके मैं दिल का ऑपरेशन करने लगा हूं, अगर ये ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो मेरा दिल आपका हुआ? ऐसा भी नहीं होगा कभी भी। अच्छा, क्या कभी किसी लॉयर ने कहा हो कि भाई मुलजिम, बल्कि मुजरिम, इसका जुर्म भी साबित हो गया, मुलजिम, पर खैर चलिए मुलजिम कर लेते हैं, मुलजिम जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो, एक्यूज्ड पर्सन, अगर तुम्हें सजा हो गई और सजा भी सजाए मौत हो गई, अगर तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट हो गई, तो मैं तुम्हें 100% श्योरिटी देता हूं कि तुम्हारी जगह मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। क्या कभी किसी लॉयर ने गारंटी दी है? नहीं दी। 100% इंश्योरेंस कोई नहीं देता। हाँ, लॉयर ये कहता है कि भाई 90% चांसेस है कि हम केस जीत जाएंगे, 95% कॉन्फिडेंट हूं मैं कि हम केस जीत जाएंगे। डॉक्टर ये कहता है कि भाई 90% चांसेस हैं कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, हाँ 10% मुझे लग रहा है, क्या पता ना ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो इस तरह कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हमेशा रिस्क लेवल होता है। ठीक है, तो अगर 99% मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है तो इट्स मीन 1% रिस्क लेवल है कि वो काम सही नहीं होगा। और याद रखें, इस रिस्क लेवल को हम स्टैट में अल्फा से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? अल्फा से शो करते हैं। तो इस रिस्क लेवल का दूसरा नाम सिग्निफिकेंस लेवल है। क्या नाम है? सिग्निफिकेंस लेवल। दूसरा नाम रिस्क लेवल। डिनोट किससे किया जाता है? अल्फा से। एक और यहां पे आपको बात बताता चलूं, लेकिन वो बात चैप्टर 18 की बात है, चैप्टर 18 की बात है। वो ये क्या है? इस रिस्क लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा को टाइप 1 एरर कहते हैं। टाइप 1 एरर कहते हैं इसको, टाइप 1 एरर भी कहते हैं। तो अल्फा के 3 नाम हो गए, रिस्क लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, टाइप 1 एरर। ठीक है जी। आपने ना ये वैल्यूज याद रखनी है। आपके लिए जो वैल्यू रेलिवेंट है सिर्फ एस्टिमेशन के लिए, ये टेबल क्योंकि चैप्टर 18 में भी यूज होना है, इसलिए मैंने कंबाइंड टेबल आपके लिए बनाया हुआ है। लेकिन चैप्टर 17 में जो वैल्यूज आपने याद रखनी है सिर्फ चैप्टर 17 के लिए, वो आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है, ये वाली जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया। हमें सिर्फ 2 टेल चाहिए। ये 2 टेल 1 टेल क्या है इसकी अभी अपनी जरूरत नहीं है, चैप्टर 18 में आप सीख जाएंगे क्या होता है। बस ये याद रखें, एस्टिमेशन में हमेशा 2 टेल बनेगी, हमेशा 2 टेल बनेगी। ये 2 टेल क्या होती है हल्की से आपको बता दूंगा, बाकी चैप्टर 18 में सिखाऊंगा। बस आपने ये वैल्यूज को ना याद कर लेना, इन वैल्यूज को आपने एज इट इज याद कर लेना। इन वैल्यूज को ना हम खुद से फाइंड भी कर सकते हैं। अगर मैं फाइंड करना चाहूँ 2.58 ये कैसे आया 99% के अगेंस्ट, ये 99% के अगेंस्ट 2.58 कैसे आया, मैं बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ। जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको इनवर्स ऑफ जी समझाया था, ये बिल्कुल इनवर्स ऑफ जी से वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं। लेकिन फायदा नहीं है आप पहले इनवर्स से वैल्यूज कैलकुलेट करो फिर दोबारा वैल्यूज को यूज करो। इसकी बजाय थोड़ी सी मेहनत करके इन वैल्यूज को याद कर लो, क्योंकि इनके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल आपको एग्जाम में नहीं आने वाला। बस यही 4 कॉन्फिडेंस लेवल आएंगे मैक्सिमम, 99, 98, 95, 90। इन 4 वैल्यूज, इन 4 कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट ये वैल्यूज याद कर लो। यानी कि अगर 99% कॉन्फिडेंस है तो उसकी वैल्यूज क्या होगी 2.58 प्लस माइनस में। प्लस माइनस में क्यों 2 टेल है, इसकी इंशाल्लाह भी आपको लॉजिक भी बता देता हूँ, ये प्लस माइनस क्यों है। 98% के अगेंस्ट वैल्यू क्या है 2.33, 95% के अगेंस्ट वैल्यू क्या है 1.96, 90% के अगेंस्ट क्या है 1.645। बस ये आपने याद रख लेना। तो बस ये वैल्यू जल्दी से याद कर लो, जिसको ये वैल्यूज याद हो गई इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपने पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने जा रहे हैं।
जब हमने सैंपल फाइंड कर लिया, सैंपल से हम पॉपुलेशन को कैसे लेके चलेंगे, हम सैंपल से पॉपुलेशन को कैसे लेके चलेंगे, इसके लिए हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। देखें, क्या मैं ब्लाइंडली अन्यथा ये कह दूं कि भाई जो सैंपल आया है, मान लें सैंपल मेरे पास सैंपल मीन आया 7.5 अगर मेरे पास, मान लें मैंने ये कह दिया कि सैंपल मीन मेरे पास आया 7.5, क्या मैं विदाउट एनी लॉजिक ये कह दूं कि मेरे पास जो इंटरवल आएगा पॉपुलेशन का वो 7 से लेके 8 के दरमियान में आएगा? कि मैं खुद से लिख दूं या कोई मैं टेस्ट अप्लाई करूं जिससे फर्दर कंक्रीट एविडेंस मिले कि हाँ पॉपुलेशन जो है वाकई इस इंटरवल के दरमियान में है? क्या मुझे कोई टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए? क्या मुझे अपनी जजमेंट के ऊपर एक इंटरवल सेट करना चाहिए? तो कहेंगे सर क्यों नहीं टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, अपनी जजमेंट तो कभी भी खराब हो सकती है। हमें बज़ाहिर कुछ और नजर आ रहा है लेकिन हमने टेस्ट परफॉर्म किया, वो चीज़ अप टू मार्क नहीं थी। हमने फूड क्वालिटी को टेस्ट किया, बज़ाहिर वो फूड अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन हमने जब टेस्ट क्वालिटी किया हमने कहा यार ये तो फूड पॉइजनिंग को क्रिएट करेगा, ये फूड सही नहीं है। तो टेस्ट करने के बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट मिलते हैं। तो एस्टिमेशन में जब हमने टेस्टिंग करनी है तो हम किस तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे? हम नॉर्मली 2 तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एक जी टेस्ट और एक टी टेस्ट। 2 तरह के हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं सैंपल मीन को यूज करके पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए। इंटरवल एस्टिमेशन में हम 2 तरह के टेस्ट यूज करते हैं, एक को कहते हैं जी टेस्ट, एक को कहते हैं टी टेस्ट। क्लियर है? टी टेस्ट क्या है पहले ये समझा दो। अच्छा, आसान जी टेस्ट है। जी टेस्ट वेरी 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 आसान, बहुत आसान है, ठीक है। अब जी टेस्ट यूज करना है, कब जी टेस्ट यूज करना है, कब टी टेस्ट यूज करना है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन इतना चैलेंजिंग नहीं है। आपको सिखाता हूं रूल। टी टेस्ट का रूल याद कर लो। अगर टी टेस्ट नहीं लग रहा तो फिर कौन सा टेस्ट लगना? जी टेस्ट लगना। भाई 2 टेस्ट हैं, अगर टी नहीं लग रहा तो फिर कौन सा लग रहा होगा? जी लग रहा होगा, ठीक है। तो टी टेस्ट कब लगना है ये सिखा देता हूं आपको। अगर टी टेस्ट नहीं लग रहा इस मीन कौन सा टेस्ट लगना है? जी टेस्ट लगना। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में बातें आती होती हैं कि कब जी टेस्ट लगना है, कब टी टेस्ट लगना है। तो सबसे पहले देखते हैं टी टेस्ट कब लगना है। वो कहता है कि टी टेस्ट अगर लगाना चाहते हो तो 2 बातों का ख्याल रखना है। टी टेस्ट लगाने के लिए 2 बातों का ख्याल रखना। नंबर 1 बात इज इफ सिग्मा इज अननोन। ये सिग्मा कौन है? इस सिग्मा को तो जानते होगे, सिग्मा मीन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, फिर आपने n को देखना है। और अगर n जो है वो लेस देन 30 है, ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 बात इज सिग्मा का गिवन ना होना, यानी कि अगर सिग्मा गिवन नहीं है ऑब्वियस बात है इसकी रिप्लेसमेंट में सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। लेकिन हमने रूल क्या बनाया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का अगर गिवन नहीं है और n 30 से कम है, n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ सैंपल, अगर सैंपल 30 से कम है ये वाली बात भी पूरी हो रही हो, और सिग्मा अननोन है, सिग्मा गिवन नहीं है, यानी कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? हम टी टेस्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने कहा कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2.5 है और n जो है सैंपल साइज हमारे पास 18 है। अब बताओ इस केस में कौन सा टेस्ट लगाऊंगा, जी टेस्ट या टी टेस्ट? आपने कहा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। आपने फौरन से n के ऊपर नजर दौड़ाई, आपने कहा n कितना? आपने कहा 18, 30 से कम, आपने कहा टी टेस्ट यूज करेंगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर, अगर आपको समझ लग गया। मैंने आपको ये कहा कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2.5 है और n हमारे पास 32 है। तो अब बताएं कौन सा टेस्ट लगेगा?
आपने कहा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, ठीक है। तो आपने देखा n, आपने कहा n क्या है, t से बड़ा है। आपने कहा ओहो ये तो t की पूरी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, यानी कि t की पहली वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो रही है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, लेकिन सैंपल t से बड़ा हो गया। हमने कहा था 30 से कम होना चाहिए t के लिए, लेकिन यहां पे देखें 30 से ग्रेटर हो गया, तो टी टेस्ट तो नहीं लग सकता। तो भाई अगर टी टेस्ट नहीं लग सकता, बताएं फिर कौन सा टेस्ट लगेगा? हम कहेंगे हमारा जी टेस्ट लगेगा, ठीक है। चलें कि और एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जामिनर ने कहा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 6 है, n जो है वो हमारे पास 10 है। तो आपने कहा ओहो n तो लेस देन 10 है, t लगना चाहिए, लेकिन आपने ऊपर देखा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो गया। तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो पहली वाली प्रॉपर्टी t डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फुलफिल ही नहीं हो रही। तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, हम n लेस देन 10 है, आपने कहा नहीं सॉरी t नहीं लग सकता, क्योंकि t तो तब लगता जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर गिवन होता। अगर t नहीं लग रहा तो बताएं कौन सा टेस्ट लगेगा? जी टेस्ट लगेगा। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी, आ चुकी है ना समझ, ठीक है। तो टी टेस्ट के लिए दो चीजों का होना जरूरी, एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का अननोन होना और n का लेस देन 30 होना, ये दोनों बातें जरूरी हैं। अब जी टेस्ट समझाता हूं। जी क्या? अगर सिग्मा नोन है, अगर सिग्मा नोन है यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो n को देखना भी नहीं है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, अब n को नहीं देखना, चुपचाप जी टेस्ट यूज कर दो, जी टेस्ट अप्लाई कर दो। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो n को देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड, इफ सिग्मा इज अननोन, जैसे कि ये सिग्मा अननोन है, हमने कहा सिग्मा अननोन है, अब n देखते हैं, n ग्रेटर देन 30 है, हमने कहा सिग्मा अननोन है, और अगर यहां पे n लेस देन 30 हो जाता तो टी टेस्ट लगाता, क्योंकि n ग्रेटर देन 30 है। अब कौन सा टेस्ट होगा? जी टेस्ट होगा। तो देखें ये वाली एग्जांपल चेक करें, ये वाली एग्जांपल जो है, ये वाली एग्जांपल मैंने दी हुई है, सिग्मा अननोन है लेकिन n 30 से ग्रेटर है, तो देखें जी टेस्ट अप्लाई होगा। यहां पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा? यहां पर हमारे पास जी टेस्ट अप्लाई होगा, जी टेस्ट अप्लाई होगा। और सेकंड देखें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, जैसे ही पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो जाए तो n को तो देखना ही नहीं है ना। अब आपने जैसे ही पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो जाए, इफ सिग्मा इज नोन, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो भाई जी टेस्ट लगना है आपका। होप सो आपको टेस्ट की सिलेक्शन आ चुकी होगी। फिर से रिवाइज कर दूं, टी टेस्ट तब लगाना है आपने जब आपका सिग्मा अननोन हो और n लेस देन 30 हो। पहली वाली बात और ये दूसरी वाली बात दोनों पूरी होनी चाहिए, एक भी बात पूरी नहीं हो रही तो जी टेस्ट चुपचाप आपने लगा देना। ठीक हो गया? क्लियर? ये सादा सा रूल आपने याद रखना है। जी टेस्ट पर आए जरा, सिग्मा नोन है जी टेस्ट लगेगा, अगर सिग्मा अननोन है अब n फैसला करेगा, अगर सिग्मा अननोन है तो n फैसला करेगा जी लगना है टी लगना है। अगर n ग्रेटर देन 30 जी, n लेस देन 30 तो हमारे पास टी टेस्ट लगेगा। हो सो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लें ताकि थोड़ी सी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेशन के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई मुश्किल वाली इसमें बातें नहीं है, कोई मुश्किल इसमें चीज है ही नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये सिखाऊंगा कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। आपको पता है कि जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो तो चुपचाप जी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन तो जी टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि टी टेस्ट करते पहली प्रॉपर्टी वायलेशन होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होना चाहिए। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है जी टेस्ट का? इंटरवल एस्टिमेशन है। फॉर्मूला होता है x बार प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। ठीक,
तो अब हमें सारी चीजें पूरी करनी है। तो सबसे पहले कह रहा है अ सैंपल ऑफ 100 मेल, कहता है n 100 आ गया, ये 100 क्या है, n आ गया हमारे पास। कहता है सैंपल है 100 मेल का सैंपल है, तो सैंपल के साथ ये जो मीन आ रही है सैंपल मीन है, तो 170 क्या है, ये मेरे पास सैंपल मीन है x बार विद अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा 8 है। जैसे सिग्मा आया हमने कहा जी टेस्ट लगाना है, तो जी टेस्ट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। ये जो अल्फा बाय 2 है ना, ये वाला, ये जो जी अल्फा बाय 2 है, ये जो अल्फा बाय 2 है ये शो करता है टू टेल है, टू टेल है यानी कि टू टेल। टू टेल का मतलब ये देखें, ये होता है एक टेल लेफ्ट तरफ है, एक टेल राइट तरफ है, ठीक है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा, इसलिए इंटरवल एस्टिमेशन हमेशा टू टेल बनेगा। तो अल्फा बाय 2 ये शो करता है कि टू टेल है। ये चैप्टर 18 में डिटेल से समझाऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा सिर्फ हिंट दिया है कि अल्फा बाय 2 है क्या, ताकि आप परेशान ना हो। तो व्हाट इज एक्स बार, 170, तो एक्स बार की जगह लिखा 170। जी अल्फा बाय 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो जरा, सिग्मा कितना 8 अंडर रूट n, n कितना 100, यहां पर 100 आ गया, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमने क्या एस्टिमेट करना है। उसने क्या, वी कैन बी 95% श्योर दैट द पॉपुलेशन मीन इज बिटवीन, कहता हम 95% श्योर हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि मेरा पॉपुलेशन मीन दरमियान में होगा। बिटवीन का वर्ड शो करता है इंटरवल के लिए, इट्स मीन हमें पता चल गया ये इंटरवल एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। बिटवीन का वर्ड शो करता है इंटरवल के लिए, इट्स मीन ये इंटरवल को एस्टिमेट करना है, यानी कि पॉपुलेशन मीन का इंटरवल हमने जानना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। अब 95% है, 95% अगर कॉन्फिडेंस है तो बताएं जी अल्फा बाय 2 की वैल्यूज क्या होती है। अब जाते हैं टेबल पर जरा, ये देखें 95% अगर कॉन्फिडेंस है तो जी अल्फा बाय 2, ये देखें ये जी अल्फा बाय 2 देखें आगे लिखा हुआ टू टेल, तो वैल्यूज क्या होती है प्लस माइनस 1.96। तो चुपचाप मैंने 1.96 लिख दिया क्योंकि मैंने वैल्यू याद की हुई थी, तो मैंने यहां पे लिख दिया प्लस माइनस 1.96। तो बड़ा आसान, एक बार 70 में प्लस 1.96 कर दें, एक बार 70 में माइनस कर दें, तो हमारे पास आंसर इसका इजीली आ जाएगा। तो जरा करें, जरा माइनस देखें आंसर क्या आता है। आप भी करें, मैं भी कर रहा हूं। 170 माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 100, तो आंसर आ गया माइनस करने से 168.43। ये माइनस करने से आंसर ये आया। अब प्लस कर दें, अगर हम प्लस करें यहाँ पे तो आंसर आता है 171.57, 171.57। तो ये देखें हमने क्या किया, ये दिस इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेशन, दिस इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेशन। अब चेक करें जरा हमारा सैंपल मीन क्या आता है, ये चेक करें। ये सैंपल मीन देखिए हमारा 170 था, ये सैंपल मीन कितना है 170 था। अगर मैं इसको पॉइंट एस्टिमेशन से करता तो पॉपुलेशन मीन भी मेरा 170 होता, लेकिन इंटरवल ने कहा कि भाई सैंपल तो 170 है, हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन होगा वो 168.43 से लेकर 171.57 के दरमियान कहीं पर हमारा पॉपुलेशन मीन आएगा। ये एक रिलायबल एस्टिमेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए हम इंटरवल एस्टिमेशन नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आसान सा था फॉर्मूला, आसान सी इंटरवल एस्टिमेशन थी। ये वैल्यूज़ याद की हुई थी, ये याद की हुई वैल्यूज़ हमने लिख दी। और बाकी देखो मीन भी गिवन था क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था, एन भी गिवन था। ये गिवन नहीं होगा हमेशा, ये हमने खुद से याद किया होगा। ठीक है, और ये हम खुद से फाइंड भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, आपको नेक्स्ट सिखा दूंगा मैं। एक और क्वेश्चन कर लें जरा ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, हमारे फौरन कान खड़े हो जाना चाहिए। टी टेस्ट आने वाला है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। हमने कहा एन देखो, एन ग्रेटर देन 30, हमने कहा शुक्र है एन लेस देन 30 नहीं है, वरना टी टेस्ट लगता। टी टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
ठीक है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जी तो बहुत ही बच्चों वाला है ना, जी तो बहुत आसान है। हमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी टेस्ट लग रहा है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, ऑब्वियस बात है अब हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ रैंडम सैंपल ऑफ 150 कार्स, रैंडम सैंपल n हो गया। देखें पूरी स्टेटमेंट सैंपल की चल रही है, आगे सारी कहानी सैंपल की होगी। n 150 आ गया। मीन, ये मीन कौन है, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट सैंपल से हुआ तो सैंपल मीन है। सैंपल मीन कितना आ गया 189 किलोमीटर पर आवर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 152, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा है, क्योंकि स्टेटमेंट सैंपल की चल रही है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये सैंपल का s है। और हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जो कार की मीन, कार की जो एवरेज स्पीड है ब्रिज पर वो क्या होगी। कहता है एक ब्रिज था, उसके ऊपर 150 गाड़ियां गुजर रही हैं और जो सैंपल एवरेज है गाड़ियों की जो स्पीड है वो 89.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर रही हैं। हाँ, प्लस माइनस 15.2 किलोमीटर प्लस माइनस हो सकती है एवरेज स्पीड। उसने क्या है बताएं, हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि पॉपुलेशन पूरी 150 कार सैंपल ही ना, ओवरऑल पॉपुलेशन की जो गाड़ियां, ओवरऑल गाड़ियां गुजरी उस ब्रिज से, उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो हमने कहा ठीक है, जी टेस्ट लगना है। फॉर्मूला हमने जी टेस्ट का लगाया, x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 एस ओवर अंडर रूट एन। सैंपल मीन कितना है 89.9, हमने लिख दिया 89.9, ठीक है। फिर प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2, उसने कहा 95%, हमने कहा 95% के लिए तो 1.96 आंसर होता है। और ये 1.96 प्लस माइनस में 1.96 कहाँ से आया आपको पता है, टेबल से आया, याद किया हुआ था टेबल। ये देखें 95% और ये देखें 1.96 आ गया, ठीक है। तो 1.96 आ गया, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल कितना है 15.2 और n कितना 150, तो अंडर रूट 150 आ गया, ठीक है जी। तो 89 में प्लस करूंगा 1.96 और माइनस करूंगा, लेकिन पहले माइनस वाली वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो 89 में जब माइनस किया मैंने 1.96, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 87.47। और जब मैं ऐड करूंगा 89 में 1.96 मल्टीप्लाई 15.2 डिवाइड बाय अंडर रूट 150, तो आंसर आ जाएगा 92.33। तो हमने कहा हम 90% कॉन्फिडेंट हैं जो पॉपुलेशन मीन है गाड़ियों की एवरेज स्पीड का वो 87.47 से लेके 92.33 एवरेज हो सकता है। जबकि देखें हमारा सैंपल मीन किसके इक्वल था 89.9 सैंपल मीन था, लेकिन पॉपुलेशन मीन हमने सिंगल वैल्यू से नहीं दिया, हमने इंटरवल से दिया। हमने कहा सैंपल तो 89 आ रहा है, हाँ, लेकिन हमारा पॉपुलेशन हो सकता है 87 से लेके 92 तक है, क्योंकि हमने बीच में कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हमने कैलकुलेशन की है ताकि हमारी कैलकुलेशन और रिलायबल और ऑथेंटिक हो जाए। ठीक हो गया। तो इसके आगे हमारा टी टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने बस इतना जी टेस्ट सिखा रहा हूँ ताकि जी टेस्ट के ऊपर आपकी ग्रिप आ जाए। ये 2 क्वेश्चन जी टेस्ट हैं, इंशाल्लाह जी टेस्ट से रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन जो है मैं वो असाइनमेंट के तौर पर दे दूंगा ताकि जी टेस्ट के आप और क्वेश्चन कर लें, तो थोड़ी जी टेस्ट के ऊपर ग्रिप आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम फिर टी टेस्ट सिखाऊंगा, फिर इससे फर्दर कुछ प्रपोर्शन के क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर जो 17 होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारी 18 और 19 रह जाएंगे, इंशाल्लाह 5-6 लेक्चर्स में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 17 कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।